हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए विलियन लेसन का एक और टॉपिक लेकर आए हैं, द्रवों का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में मैंने एक लिक्विड भर दिया है और ये कंटेनर ऊपर से क्लोज भी है। इसके बीच में आप देख रहे हैं कुछ गैपिंग है, कुछ जगह है, खाली स्थान है। क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बच्चों कि कोई भी द्रव हो वो नॉर्मल टेम्परेचर पर उसके वेपर बनते हैं, उसकी वाष्प बनती है। जैसे कपड़े सूख जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो सतह के अणु होते हैं द्रव के, वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर भी देखें कुछ इसी तरह होना है कि ये जो द्रव की सतह के अणु होते हैं, जो इसकी सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं, ये गैस अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं। इस तरीके से गैस अवस्था में ये परिवर्तित होते हैं। अब चूंकि गैसीय अवस्था में अणु गतिशील होते हैं, तो ये अणु अब लगातार इधर घूमते जाएंगे और जिससे इनकी एनर्जी में कुछ कमी आएगी और ये फिर से इस सतह से सरफेस से द्रव की सरफेस पे टकरा जाते हैं, जिससे ये फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस यहाँ पर होती है कि इसमें पहले द्रव के अणु वाष्प अवस्था में चेंज होते हैं और वाष्प अवस्था से फिर ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगते हैं और ये प्रोसेस बराबर दोनों दिशाओं में होने लगती है। मतलब जितनी वेग से ये द्रव के अणु गैस में परिवर्तित होते हैं, उतनी ही वेग से एक ऐसी अवस्था आती है कि उतनी ही वेग से गैस के अणु फिर से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं, जिससे गैस और द्रव के मध्य साम्य अवस्था आ जाती है। मतलब द्रव के अणु द्रव वाष्प में परिवर्तित हो गए और वाष्प के अणु फिर से द्रव में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इस तरह से साम्यावस्था क्रिएट हो जाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। और साम्यावस्था में क्या होता है कि दोनों ओर की जो अभिक्रियाएं हैं उनकी दरें बराबर हो जाती हैं। तो बेटा क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो गैस भर जाती है इस कंटेनर में, वो इस द्रव की सरफेस पर, इस पर एक प्रेशर अप्लाई कर देती है, एक दाब लगता है जिसे हम उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। कोई बात समझ में? ये जो गैस इसके अंदर भर जाएगी, फिर वो गैस के द्वारा इस द्रव की सतह पर एक प्रेशर लगता है जिसे हम उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। तो इसके डिफिनेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि स्थिरता पर, बच्चों ध्यान रखना है, टेम्परेचर को स्थिर रखना है, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वाष्पन की प्रोसेस बढ़ जाएगी। इससे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो डेफिनेशन को इस तरह से लिखेंगे, स्थिर ताप पर किसी द्रव की वाष्प तथा स्थिर ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। कुछ बात समझ गए बच्चों? फिर से देखें, स्थिर ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ बात समझ में आई? स्थिर ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। बात समझ गई बच्चों? अब इसके बाद का टॉपिक क्या है, ध्यान से सुनिए। वाष्प दाब का अवनमन। अगला टॉपिक है वाष्प दाब का अवनमन। तो पहले इसे नोट करिए, फिर मैं आपको वाष्प दाब का अवनमन बता रहा हूं। अगली हेडिंग है बच्चों वाष्प दाब का अवनमन।
वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, अभी आपने पढ़ा कि द्रव, ये द्रव है, कोई द्रव भरा हुआ है, इसका अपना कुछ वाष्प दाब होगा, प्रत्येक द्रव का अपना कोई वाष्प दाब होता है। अब यदि इसमें हम कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ बोल दें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को इसमें डिजॉल्व कर दें, यानी जब हम इसके अंदर कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलते हैं तो इस द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है, घट जाता है। कोई बात समझ में? यानी पहले मान लिया कि इसका पहले 100 मिलीमीटर Hg के बराबर इसका वाष्प दाब है, 100 मिलीमीटर Hg के बराबर इसका वाष्प दाब किसका? शुद्ध विलायक का। और जब इसमें हम कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को डिजॉल्व करेंगे, मतलब इसमें कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ बोलते हैं, जैसे एग्जांपल में हम यूरिया ले सकते हैं, यूरिया अवाष्पशील भी होता है और वैद्युत अनपघट्य पदार्थ, अगर इसको इसमें घोल देते हैं तो इसका वाष्प दाब पहले से कम हो जाता है। मान लिया कि इसका वाष्प दाब 80 मिलीमीटर Hg के बराबर हो गया है, तो बेटा पहले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब कितना था? 100, बाद में कितना हो गया? 80। अगर हम आपसे पूछें कि वाष्प दाब में कितनी कमी आई, अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन यानी वाष्प दाब में कमी, तो कितनी कमी आई है अगर आपसे पूछे तो आप क्या करोगे? 100 माइनस 80 करके 20 निकालोगे, 20 मिलीमीटर Hg के बराबर। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब अगर हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को 100 के स्थान पर P0 मान लें और विलयन के वाष्प दाब को हम PS मान लें, PS, तब क्या हो जाएगा वाष्प दाब का अवनमन? तो वाष्प दाब के अवनमन को हम डेल्टा P से लिख सकते हैं और ये बराबर होगा शुद्ध विलायक से विलयन के वाष्प दाब को घटा दो, यानी P0 माइनस PS। तो ये इस तरह से हम वाष्प दाब का अवनमन निकाल सकते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब किसी विलायक में, देखिए मैं लिख देता हूं, जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, अतः विलयन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाबों का अंतर वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है, वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। बच्चों बात समझ में आ गई होगी कि देखिए मैंने क्या कहा था कि शुद्ध विलायक का अपना एक वाष्प दाब होता है, जब हम उसमें कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ खोलते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो वाष्प दाब कितना कम होता है, ये जो वाष्प दाब में कमी आती है उसे ही कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो बात समझ में आ गई, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ खोलते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, अतः विलयन और, या ये डेफिनेशन यहाँ से होती है, अतः विलयन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाबों का अंतर वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। आई बात समझ में? अब यदि हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को P0 मान लें और विलयन के वाष्प दाब को PS मान लें तो वाष्प दाब का अवनमन डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस PS। इसे आप नीचे इसके लिख देंगे,
डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS। तो बच्चों बात समझ में आ गई। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, अतः विलयन और विलायक के वाष्प दाबों का अंतर वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे की बात हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे और आशा है कि बात समझ में आ गई होगी। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करिए। थैंक्स।